नमस्कार। आतंक के खिलाफ मुहिम में आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट जो शख्स हैंडल करता था उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको पता है कि आरोपी मेहदी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया कैसे? दरअसल ब्रिटेन के मतलब दूसरे देश के एक न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू किया और फिर भारतीय एजेंसियों को बताया कि आरोपी मेहदी काफी समय से आतंकवादी संगठन आईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है। चैनल 4 की इस जानकारी के बाद बेंगलुरु पुलिस मेहदी को गिरफ्तार कर पाई है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सो रही थी जो उसे मेहदी के बारे में कानो कान खबर तक नहीं लगी? क्या आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर सो रही है? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको मिलाते हैं मेहदी मसरूर बिस्वास से। बेंगलुरु पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस के मुताबिक मेहदी ने कबूल किया है कि वो लंबे समय से आतंकवादी संगठन आईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता रहा है। मेहदी मसरूर बिस्वास has confessed to the fact that he was operating Sami Witness Twitter account for the last many years. He got interested in the development of Levantine region from 2003 onwards. दिन में ऑफिस का काम, रात में आतंकवादी संगठन आईएस के पक्ष में माहौल बनाना, दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन के लिए ट्वीट करना, उन लोगों को प्रेरित करना जो आईएस में भर्ती होना चाहते हैं। मेहदी का ये खतरनाक काम कई साल से चल रहा था, लेकिन अब सुनिए ये गिरफ्तार कैसे हुआ। ब्रिटेन के चैनल 4 ने आईएस से इसके रिश्ते के बारे में पता किया, फिर विधिवत मेहदी का इंटरव्यू लिया और उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मेहदी के बारे में जानकारी दी। चैनल 4 की जानकारी के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मेहदी को गिरफ्तार किया। मतलब अगर चैनल 4 से जानकारी नहीं मिली होती तो अब तक मेहदी गिरफ्तार भी नहीं होता। फिर वही सवाल, क्या सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर सो रही है? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय चैनल इंटरव्यू न लेता तो शायद अभी गिरफ्तारी भी नहीं होती। सरकार की, केंद्रीय सरकार की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के अंदर आतंक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन अगर सरकार चिंता नहीं करेगी और आईएसआईएस जैसी आतंकवादी संगठन हमारे देश से ऑपरेट करेगी, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश को इन सब चीज़ों में और सतर्क रहना चाहिए, एजेंसियों को और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विश्व का आतंकवाद हिंदुस्तान में पनाह लेने के लिए कोशिश कर रहा है वो चिंताजनक बात है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि आतंकवादी संगठन आईएस भारत में पैर पसार रहा है। मुंबई के पास कल्याण का भटका हुआ नौजवान अरीब आईएस के गढ़ तक जाकर लौट चुका है और खुद गृह मंत्री भी कबूल चुके हैं कि अरीब जैसे कुछ और नौजवान आईएस के संपर्क में हैं। आईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ हो, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इससे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अब सवाल उठता है कि ऐसी जानकारी का क्या फायदा? मेहदी बरसों से आईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था और सरकार को उसकी भनक तक नहीं लगी। ब्रिटेन के चैनल 4 ने उसके बारे में जानकारी जुटाई और देश की खुफिया एजेंसियां सोती रहीं। जी, तो मेहदी मसरूर बिस्वास जो आईएस के लिए सबसे प्रभावशाली ट्विटर हैंडल चला रहा था, वो बेंगलुरु में बैठकर आतंक का ये प्रचार प्रसार कर रहा था और हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। कैसे पहुंचे हम चैनल 4 के जरिए ही मेहदी मसरूर तक, ये जरा समझिए आप। चैनल 4 ने जिहादी जॉन के नाम पर मेहदी से संपर्क साधा था, तो चैनल 4 ने किस तरीके से मेहदी मसरूर तक पहुंच बनाई, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिहादी जॉन का नाम चैनल 4 ने लिया। चैनल 4 की टीम ने खुद को
बताया कि वो भी इंटरेस्टेड है, आईएसआईएस के बारे में जानना चाहती है। मेहदी के आईएसआईएस के लिए जो वो काम कर रहा है उसकी तारीफ की। मेहदी चैनल 4 के बिछाए इस जाल में फंसता चला गया, मतलब बाकायदा एक जाल जो चैनल 4 की तरफ से बिछाया गया। चैनल 4 ने कहा कि वो भी जानना चाहता है आईएसआईएस के बारे में, प्रभावित है आईएसआईएस से, और ये जो जाल फैलाया गया चैनल 4 की तरफ से, इसमें मेहदी फंसता चला गया। मेहदी से पूछा उन्होंने कि तुम इराक के बजाय बेंगलुरु में क्यों हो, तो मेहदी ने कहा कि वो इराक जाना चाहता है लेकिन क्यों नहीं गया ये भी बताया उसने। कहा कि घर की जिम्मेदारी की वजह से बेंगलुरु में फंसा हुआ है। मेहदी ने राज खोला कि वो ट्वीट करता है और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अपने बारे में सारी जानकारियां मेहदी ने चैनल 4 को दे दी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले हम उनका रुख करें, वो अहम सवाल जो आज इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे, एक नजर जरा उन पर डालते हैं। तो क्या सरकार सो रही थी? ये बड़ा सवाल है। मेहदी मसरूर बिस्वास, सरकार को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली? पहले देश के अंदर बैठे आतंकी की भनक सरकार को क्यों नहीं लगी? आतंकियों को रोकने के लिए बनी एनआईए क्या कर रही थी? कर्नाटक की सरकार की नाक के नीचे सेंध कैसे लग गई? तो ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब हम ढूंढेंगे आज अपनी इस खास पेशकश में। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से शहनवाज हुसैन साहब हैं। नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य और यूएस राठौर हैं, दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही मुस्लिम एक्सपर्ट माजिद देवबंदी और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही बनता है, सरकार सो रही थी क्या? ब्रिटेन का चैनल 4 न्यूज चैनल वो जानकारी देता है, ब्रिटेन की एजेंसीज कहती हैं भारतीय एजेंसियों को कि जागो, बेंगलुरु में बैठा हुआ है आतंकी। नहीं, ये सही है कि वो जानकारी पहले चैनल 4 के जरिए देश के सामने और दुनिया के सामने आई है। सरकार सो नहीं रही, सरकार जाग रही है और पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ट्विटर अकाउंट से वो यहाँ से ट्वीट कर रहा था, इसकी जानकारी मिली है और उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। जो कई हमारे नौजवान जो भटके हुए हैं, खुद आपने राजनाथ सिंह जी का बयान दिखाया, और जो अब हमें बोलने दीजिएगा तभी हम बोल पाएंगे। अगर मैंने तो बात ही पूरी नहीं की, उसकी गिरफ्तारी आप कर पाते हैं जब बाहर से आपको सूचना मिलती है? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सरकार जाग रही थी? नहीं, किसका जवाब दूं, पहले वाले का या दूसरा सवाल जो बीच में आपने दिया उसका? जी, दोनों सवाल जो है मेरे, उनका लब्बो लुबाब एक ही है। जनता जवाब एक ही जानना चाहती है आपसे कि सरकार क्या कर रही थी। नहीं, मैंने लब्बो लबाब में तो फिर नहीं, वो तो आपने ऊपर लिख दिया ना, क्या सरकार सो रही थी, तो आप उसी में समेटे रहिएगा। सवाल जवाब तो दिक्कत होगी ना। अगर आप सवाल करें और मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूं तो मेरा जवाब ले लें आप, नहीं तो जवाब ही पूरा नहीं होगा। मैं पहला जवाब दूं या दूसरा दूं, बताइए। आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, बस जवाब दीजिए। हमने कहा कि सरकार जाग रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। वहां भी बेंगलोर की जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की जो आईएसआईएस की चुनौतियां हैं उसका भारत भी सामना कर रहा है, और भारत ने कई से क्रैक्स जो मिले हैं उसको निकाला भी है। और आप जानते हैं कि एकाध गिरफ्तारी भी हुई है। और आज जो ये जानकारी आई है, ये सिर्फ ट्विटर हैंडल के जरिए वो इस तरह की हरकत कर रहा था और सरकार इस पर अलर्ट है। दूसरी बात, सरकार ये भी चाहती है कि जो समाज में इस तरह के भटके हुए लोग हैं उसको हम समाज को भटकने नहीं दें, पूरे समाज को और देश को सामने आना पड़ेगा। इस तरह की हरकत और इस तरह से लोगों को गुमराह करने वालों, हम सबकी जिम्मेदारी पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हमने सरकार की जिम्मेदारी से की है। राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, ये आपको लगता है कि सरकार जाग रही थी, सरकार उसने एक्शन लिया, कि दूसरा देश आपको बता रहा है कि आपके देश के इस शहर में ये आतंकी बैठा है जो ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है? ये जागती हुई सरकार का एग्जाम्पल है क्या? देखिए, जो ये ट्विटर हैंडल है, ये आज से या मई से नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भारत आईटी सुपर पावर जरूर है, लेकिन साइबर वॉर में भारत की कैपेबिलिटी नगण्य है। भले ही हमने CERT बनाया, NTRO बनाया और एक पॉलिसी भी लेके आए, लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की जो वेबसाइट्स हैं उन पर कैसे धड़ाधड़ अटैक होते हैं।
अभी बात इस चीज की है कि हर शहर की पुलिस के पास काउंटर आईटी या आईटी साइबर क्राइम के लिए क्या उनके पास कैपेसिटी है? कोई कैपेसिटी नहीं है। राठौर साहब, एक मिनट, मैं आपका ध्यान और शाहनवाज हुसैन साहब का ध्यान दो खबरों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि 2009-2010 जब से ये ट्विटर हैंडल शुरू हुआ था, तब से खुफिया एजेंसियों को इस हैंडल की जानकारी थी। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल समर्थन यानी विचारधारा के आधार पर यह ट्विटर हैंडल जो करा था, उसके अलावा उसका कोई और लिंक आईएसआईएस से नहीं पाया गया, इसलिए उस ट्विटर हैंडल पर खुफिया एजेंसियों ने उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जो ये कहती हैं कि जो आरिफ मजीद जो अभी हिंदुस्तान लौटा है, उसने एनआईए को बताया था कि बेंगलोर में एक आदमी है, वो इस तरह का ट्विटर हैंडल करता है, उस तरह के ट्वीट करता है जिससे आईएसआईएस की तरफ लोग प्रेरित हो सकें, और वो भी उस ट्वीट से प्रेरित हुआ था। अब इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर बेंगलोर में उसको अगर एनआईए या दूसरी खुफिया एजेंसियां पकड़ नहीं पाती हैं, तो फिर बताइए इसमें टेक्नोलॉजी की कमी है या फिर किसी और चीज की कमी? देखिए, जो आपका इनपुट है ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। ये बात आती है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को खबर मिली और उसके बाद उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया और सुस्ती दिखाई, तो ये बेहद गंभीर बात है। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो, आईएसआईएस एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी राठौर साहब आपके पास। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ मौजूद है। रणदीप जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, हमने देखा कर्नाटक से ही आतंकी कफील अहमद, कर्नाटक से रियाज यासीन भटकल, बावजूद इसके कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आंखें मूंद कर राज कर रही है। क्या हो रहा है प्रदेश में? इसकी कानो कान भनक नहीं है? रोमाना, तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। सबसे पहले, जब एक टेलीविजन चैनल, वो भी एक दूसरे मुल्क का, आपको एक आतंकी गतिविधि या उसको प्रोत्साहन देने के बारे में एक ट्विटर हैंडल के बारे में बताता है, और रिसर्च और एनालिसिस विंग, रॉ जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए, और दूसरी भारत सरकार की एजेंसी जिनकी ये प्राइमरी जिम्मेवारी है जो टेरर बाहर से आता है उसकी रोकथाम के लिए, पकड़ धकड़ के लिए, वो सोई मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे इंटेलिजेंस एपरेटस पर देश के प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरी बात है, जब तीन अलग अलग प्रांतों के लोग जो ये इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इराक है, ये जो एक खतरनाक उग्रवादी संगठन है अल कायदा के साथ साथ, जो दोनों भारत के लिए खतरा हैं, जब उनमें हमारे बच्चे जाते हैं और उनमें से कुछ वापस आकर जानकारी देते हैं, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं होती, ये एक और प्रश्न है जिस पर पूरे देश को और सरकार को गंभीरता से देश को जवाब देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि प्रांतीय सरकारों को भी इस बात के लिए मुस्तैद रहना पड़ेगा, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेररिज्म, जो उग्रवाद बाहर से आ रहा है या मुल्क के बाहर से फैलाया जा रहा है और जिसकी जड़ें हमारे मुल्क के अंदर हैं, उसमें जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनको स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिम्मेदारी थोपता रहेगा। क्योंकि अगर हम इसी की बात कर ले, मेहदी मसरूर बिस्वास की बात कर ले, तो मेहदी मसरूर बिस्वास कोई मई से इसने ये ट्विटर हैंडल नहीं बनाया है, पिछले कई साल से ट्विटर हैंडल बना रखा था, और आईएस का सबसे प्रभावशाली ट्विटर हैंडल जिसके जरिए जिहाद को बढ़ावा दे रहा था। तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल क्लास अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है? क्या नेता अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं? बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, इसी दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सोशल मीडिया पर आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे मेहदी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये गिरफ्तारी हुई है किसी दूसरे देश की पहल पर, किसी दूसरे देश की तरफ से जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी गई। ब्रिटेन ने ये जानकारी भारतीय एजेंसियों को दी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ आर.के. यादव जी हैं, जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। यादव जी, आपको क्या लगता है ये चूक किस स्तर पर हो गई? देखिए, अगर एक मेहंदी है तो दूसरा भी हो सकता है, और इस बारे में जहाँ तक पुलिस अथॉरिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, इनके पास
कोई इसका काउंटर चेक नहीं है। हमारी जो खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी जो सेंटर में हैं, वो भी इस पे पूरा कोई माकूल काम नहीं कर पा रही हैं। उनको पता था सर 3 साल से। आगे भी ये चीजें होंगी और उसके बाद जो हमें बात आप कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है। मतलब अभी बिल्कुल ये गंभीर बात है। वल्नरेबल सिचुएशन में है क्या? मतलब कोई भी आकर कुछ भी कर ले और ये गंभीर बात है। और इसके लिए हमें एक सेंट्रल स्टेट दोनों एजेंसीज का मिलके एक जो सीटीसी की बात चल रही थी, जो चिदम्बरम ने चलाई थी और बाद में उसको इन्होंने नकार दिया था, अब दोबारा वो बात उठी थी मोदी जी के टाइम में भी। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी और हम सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन जाएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रहेंगे हम लोग। नहीं, आज की स्थिति पर आज सुन लीजिए मेरी बात। भट्टाचार्य जी, आज की स्थिति क्या है आपसे समझना चाहती हूँ मैं। स्थिति ये है कि हम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले वो अगर बंद नहीं करिएगा, आप कभी टेररिज्म को नहीं रोक पाइएगा। ये तू मैं करने करके नहीं होगा। नंबर 1, टेररिज्म में कोई पॉलिटिक्स अगर करे, हिंदुस्तानी जो कर रहे हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टी 10 बातें कर रही हैं, वो खत्म करिए पहले। 2 नंबर बात सुन लीजिए, पिछले 10-11 साल में टेररिज्म पर कोई काम नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रारी, हमारे इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल कमजोर किया गया है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। और तीसरी बात सुन लीजिए, आज जो हुआ है ये आउटसोर्सिंग वाली बात है, और ये आउटसोर्सिंग एक बार जब आ चुका है, जबरदस्त तगड़ा होगा। अगर आप इसको काउंटर नहीं कर पाते हैं, और इसमें सिर्फ आईबी रॉ को गाली मत दीजिए। स्टेट्स क्या कर रही हैं? 29 स्टेट्स, 29 डीजी पुलिस, 29 डीजी इंटेलिजेंस, 29 डीजी इन्वेस्टिगेशन, उन लोगों का भी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ रॉ, आईबी और भारत सरकार नहीं बंद कर सकती। इसको अगर आप याद नहीं, सुन लीजिए, ये गलत काम हुआ है। गलत काम का मतलब ये नहीं है। जब हम वापस लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सरकार अब आगे ये बड़ी चुनौती का हल ढूंढने के लिए क्या तैयारी कर रही है, ये जवाब भी लेंगे हम शाहनवाज हुसैन से। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो बड़ी बहस का बड़ा सवाल, क्या सरकार सो रही थी? केंद्र और राज्य सरकार, दोनों सरकारों के लिए सवाल है। आईएसआईएस के ट्विटर अकाउंट को हैंडल करने वाले मेहदी मसरूर का अब तक का सफर जो है वो हैरान कर देने वाला है। 2 साल से बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था मेहदी मसरूर। हर साल 5 लाख से ज्यादा सैलरी पाता था, लेकिन गलत सोच की वजह से वो आईएसआईएस के लिए काम करने लगा। ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 की खबर के बाद शुक्रवार को सुर्खियों में आए इस ट्विटर अकाउंट ने मेहदी मसरूर बिस्वास की पोल खोलकर रख दी। बेंगलुरु के एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल से काम कर रहा 24 साल का मेहदी बिस्वास ट्विटर पर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला शख्स निकला। Mehdi Masroor Biswas has confessed to the fact that he was operating Sami Witness Twitter account for the last many years. He got interested in the development of Levantine region from 2003 onwards. शुक्रवार देर रात उत्तरी बेंगलुरु के जलाहल्ली इलाके की इसी इमारत के एक फ्लैट से मेहदी की गिरफ्तारी की गई। He used to work in his office during the day and became active on internet late into the night. He took a 60 GB monthly interest connection. मासूम से चेहरे वाला मेहदी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गोपालपुर का रहने वाला है। एजुकेशन बीटेक इंजीनियर। ना गुरु नानक मतलब वेस्ट बंगाल WBT। बेंगलोर फ्रॉम 12 जुलाई मतलब হবে। पिता पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि ट्विटर अकाउंट हैक कर मेहदी को फंसाया गया है। He started to have contact and he said his email was hacked. Hacked. And he know nothing about this. My son know nothing about this. His email was hacked. Last night.
वहीं पुलिस का दावा है कि पूछताछ में मेहदी ने कबूला है कि 2009 से शामी विटनेस के नाम से ट्विटर अकाउंट को चला रहा है और अपने ट्वीट के जरिए ISIS में भर्ती के लिए लोगों को उकसाता रहा है। He was particularly close to the English-speaking terrorists of ISIS. Through his social media propaganda, he abetted ISIS in its agenda to wage war against the Asiatic powers. ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 ने दावा किया था कि ISIS के 17,000 से ज्यादा समर्थक मेहदी के ट्विटर अकाउंट शामी विटनेस से जुड़े थे। हर महीने 20 लाख बार इस ट्विटर अकाउंट को देखा जाता था। आपको बता दें कि ISIS आतंकवादी अरीब मजीद ने भी NIA को बताया था कि बेंगलुरु का एक शख्स है जो ISIS का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता है। ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 का दावा है कि अपने इंटरव्यू में मेहदी ने कहा था कि वो भी ISIS में शामिल होना चाहता है, लेकिन परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य होने की वजह से उसने खुद को रोक रखा है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मेहदी इन तमाम दावों को खारिज कर रहा है। तो तमाम खास मेहमान इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह बात कही गई कि देखिए जो युवा हैं उनमें ISIS को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। बावजूद इसके जब हम समझते हैं कि स्थिति ऐसी बनी हुई है, चेक रखने में कहां पर आपको लगता है कि कमी रह गई? देखिए, ये जो ट्विटर अकाउंट है और जिस तरह से वो हैंडल हुआ है, हम लोग भी ट्विटर पर हैं और जब भी कुछ लिखते हैं तो 10-20 लोगों को हमने खुद आइडेंटिफाई किया हुआ है जो जिहादी मानसिकता के हैं, आकर मोदी जी को गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं। और हमने इसकी बाज़ाब्ते पुलिस कंप्लेन करा रखी है पार्लियामेंट थाने में, अभी कराई हमने, कि इस तरह की जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनकी लिखावट से पता लग जाता है कि उनकी सोच कैसी है और वो इस तरह की बात लिखते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो खासकर जाके दूसरे के ट्विटर पर लिखते हैं जी। तो ये इस मानसिकता से जुड़ा हुआ है और ये उस तरह ट्विटर को हैंडल कर रहा था। ये सही है कि अब उन सब चीजों पर पूरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह से नौजवानों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान का नौजवान ISIS के बहकावे में आने वाला नहीं है। और आज भी मैं कह सकता हूं दावे से कि पूरे दुनिया के मुस्लिम नौजवान ISIS के संपर्क में हैं, लेकिन भारत जहां दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मुस्लिम आबादी रहती है, वहां के कुछ 2-4 लोग भटके हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। समाज को भी आना चाहिए और सरकार भी ध्यान रखेगी। माजिद देवबंदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। माजिद देवबंदी जी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या वक्त नहीं आ गया कि ये तमाम स्टीरियोटाइप्स जो है इनसे भी बाहर निकला जाए कि भारत का मुसलमान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये केसेस सामने आ रहे हैं, भले ही 0.1% ऐसे केसेस हो, पर केसेस तो सामने आ रहे हैं ना सर। साथ ही साथ जो अब तक का एक स्टीरियोटाइप था कि अगर कोई मदरसे में पढ़ने वाला है, बहुत ही कट्टर है, वही इस तरीके की जो गतिविधियां उसमें लिप्त पाया जा सकता है। अब ये तो पढ़ा लिखा नौजवान है, इसके पास तो नौकरी भी थी, बावजूद इसकी इस तरीके की हरकतें। देखिए, ये अभी शाहनवाज साहब ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें शरीक नहीं है, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता हूँ। देखिए, सच बात यह है कि यहाँ मैं एक मुसलमान के हैसियत से मौजूद हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान में जो लोग भटक रहे हैं, जाहिर है कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है शाहनवाज साहब आपसे भी और इस चैनल के जरिए कि क्या उन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए जो बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, अरबों रुपया हुकूमत का खर्च हो रहा है और वो करें सिर्फ एक आइडिया है, आइडिया की उसकी सोच है। अरे जनाब, पूरी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार आपकी सोच पर होता है। आप देखिए कितना वक्त आपने उसको दिया, आप कह रहे आइडियोलॉजी उसकी ऐसी थी। मेरा मामला ये है, मेरी अपनी सोच ये है कि बेरोजगारी उसका एक हिस्सा है, बेरोजगारी एक वजह हो सकती है, लेकिन जनाब आली कहीं तो आप जिम्मेदारी उन लोगों की भी तय करेंगे जो इस काम के लिए बैठे हैं। राठौर साहब, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों ना की जाए? क्योंकि अरीब मजीद हमारे सामने है, अरीब मजीद के बारे में हमें पता है कि किस तरीके से इंटरनेट के जरिए वो प्रभावित हुआ। नहीं, आपने फरमाया, अभी आपने मदरसों का जिक्र किया, इस पे हमें फख्र है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फख्र है कि अभी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है कि मदरसे से कोई आतंकवाद का ताल्लुक नहीं है। रहा सवाल मेहदी का, तो मेहदी इज नॉट ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, ये ख्याल रखना चाहिए। मेहदी नाम का आदमी अगर है तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुसलमान है।
मुसलमान वो है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हमारे आका हमारे परफेक्ट दिन है, हम मानते हैं, उन्होंने वतन से मोहब्बत को ईमान करार दिया है। नहीं, सबसे बड़ी बात है जब आपके पास लीड्स हैं और फिर भी आप नहीं कर पाते तो फिर बड़े सवाल उठते हैं। और कितने बिल्कुल जवाबदेही उन अफसरों की क्यों ना तय की जाए। रणदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इतने दिन से आपके पास ये सब मालूमात। रणदीप सुरजेवाला को अपनी बात रखने दीजिए। बड़ी स्पष्ट बात यह है, माजिद जी को और शाहनवाज जी को और आपके पैनल पर और आपके दर्शकों को एक बात समझनी चाहिए, उग्रवाद का कोई मजहब या रंग नहीं हो सकता। इसलिए ये हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। सवाल ये है कि आईएसआईएस हमारे मुल्क के कुछ लोगों को बहकाकर अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या सरकार की उसके बारे में लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो भटक रहे हैं क्या जवाबदेही है? किस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद को लेकर उनकी सरकार का रवैया सबसे कड़ा है, क्या कदम उन्होंने उठाए हैं और किस प्रकार से देश की सरकार प्रांतीय सरकारों से कोऑर्डिनेट करेंगी, जैसा मेरे एक आदरणीय मित्र ने कहा भी, कि जिससे हम उन सारी सेल्स को, वो स्लीपर सेल्स हों, लेस एक्टिव सेल्स हों, प्रचारक सेल्स हों, जैसे ये नौजवान थे या वो लोग हों जो एक्टिवली संलिप्त हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और एक्टिविटीज में। ठीक है विजय विद्रोही, ये जो मामला है ये एक नजीर बन सकता है विजय विद्रोही मामला, क्योंकि इस मामले में सीधे सीधे आप अफसरों की जवाबदेही तय कर सकते हैं। आपको जानकारियां थी, बावजूद इसके आपने उन जानकारियों को हल्के में लिया, और जब ब्रिटेन की तरफ से आपको तमाम जानकारियां मिली तब आप अचानक से हरकत में आए, तब आपने गिरफ्तारी को अंजाम दिया। विजय बिल्कुल सही बात है। हम यही बात कह रहे हैं कि जो अखबारों में खबर छपी है उसका या तो सरकार खंडन करे या फिर उस पर कार्रवाई हो। अगर आपको आरिफ बता देता है कि बेंगलोर में एक लड़का है जो इस तरह का काम करता है, और अगर आपको 3 साल से पता है खुफिया एजेंसियों को कि इस तरह की एक साइट चल रही है, लेकिन उसकी जांच भी की जाती है और ये कहा जाता है कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल हो रहा है, इससे ज्यादा आईएसआई के लिंक्स नहीं बने हैं, तो फिर तो बड़े सवाल उठते हैं। शाहनवाज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपकी सरकार शाहनवाज जी वो अफसर जिन्होंने इस मामले में पहले कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ एक्शन लेगी? मैं आपको कह रहा हूं ट्विटर पे और फेसबुक पर इस तरह की मानसिकता वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को चेक करने की जरूरत है। सरकार इन चीजों पर ध्यान दे रही है। जाकर देखिए कई चीजों पर, और जो लोग इस तरह की बातों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आईएसआईएस पूरी तरह एक जिहादी मजहबी मानसिकता है, और आईएसआईएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई दुनिया सोच रही है। हम अपने नौजवानों को हैंडल विद केयर है, हम अपने नौजवानों के बीच में वो इल्जाम तराशी नहीं कर रहे। सरकार जिम्मेदारी से कदम उठा रही है। जो लड़का आईएसआई से लड़ने भी गया था, हमारे यहाँ एनआईए ने उनके परिवार से कांटेक्ट किया और परिवार ने उनको कांटेक्ट किया। सरकार के काम करने का तरीका अब की सरकार का अलग है। सिर्फ इल्जाम आयद कर देना, या जब महाराष्ट्र की पुलिस में होता था कि महाराष्ट्र सरकार में कोई घटना हुई, पूरे नहीं, हम तो चाहते भी नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो। हमारा सवाल बड़ा सीधा है कि वो अफसर, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया? मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आतंकवाद बड़ी चुनौती भारत के सामने है। देखिए आईएसआईएस बार बार अपने नापाक मंसूबों के बारे में ऐलान करता रहता है, भारत में पैर पसारना वो चाहता है। ऐसे में मेहदी मसरूर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पता नहीं ये चुनौती है कितनी बड़ी, ऐसे में इसका सामना कैसे किया जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जी, कार्यक्रम के इस आखिरी हिस्से में हल क्या होगा इस समस्या का? देखिए, समाज को भी आना होगा, देश को भी आना होगा। चुनौती बड़ी है, सबको मिलकर लड़ना होगा। जो आतंकवाद में आईएसआईएस में ये पहले कहा जाता था, तर्क दिया जाता था कि गुर्बत है, ये गुर्बत की कहानी नहीं है। कहानी ये है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको आकर्षित किया जा रहा है उनको रोकना है। और आज भी मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तानी नौजवान दुनिया में सबसे कम रत्ती मात्र होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं, और इस सोच को भी खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन यही रत्ती जो है बहुत खतरनाक बन सकती है। ऐसे में सामना इसी का करना है। रणदीप सुरजेवाला जी, आपकी नजर में क्या किया जाना चाहिए? होकर लड़ने की जरूरत है।
रोमाना, समाज को तो आगे आना ही होगा, पर सरकार को भी जागना पड़ेगा। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। हमारी एजेंसीज, वो रॉ हों, वो आईबी हों, वो भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री हो, उनको स्टेट से कोऑर्डिनेशन की बात हो, वो भी करना पड़ेगा। नक्सलवाद भी, मैं याद दिलाऊं, इस आतंकवाद का हिस्सा है जिससे निपटने की जरूरत है। वो देश से बाहर का आतंकवाद हो, अंदर का आतंकवाद हो या साइबर स्पेस का आतंकवाद हो, सरकार को जाकर निर्णायक कदम, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा। क्या लेकिन भट्टाचार्य जी, उन लोगों की जिम्मेदारी भी कुछ होगी जो बड़ी जगहों पर बैठे हैं, जो जिम्मेदार है। हाँ जी मैडम, क्या बता रही हैं आप? जी, फौरन जो कदम उठाना चाहिए इस चुनौती का सामना करने के लिए आपकी नजर में? बिल्कुल, हम तो बार बार बता रहे हैं, ये कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन वाली बात है। अकेले भारत सरकार नहीं कर सकती, अकेले कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हम तजुर्बे वाले हम बता रहे हैं आपको एज ए प्रोफेशनल, कि हमारे हिंदुस्तान के 29 स्टेट में से हर स्टेट इस मामले में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो कमांड एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम एनआईए, आईबी, रॉ, हर वक्त यही हो रहा है। लेकिन आईबी, रॉ और एनआईए की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट का होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी होता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। टेररिज्म को भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से देखा जाता था इतनी दिन। तो जब तक आप एक साथ नहीं करेंगे तो अब आप भूल जाइए, ऐसे और भी होते रहेंगे, फिर हम हल्ला करेंगे, फिर आकर टीवी में हम बकबक करेंगे। माजिद देवबंदी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। देखिए, हर स्तर पर पहल करनी होगी, ऐसे में समाज अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से समझ सकता है? माजिद देवबंदी जी, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, इतने दिन से आपको मालूम था, आपकी जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं? सारी बुराइयां सब में है, उन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही जिनको जवाब देना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप डीजी बता रहे हैं कि साहब मुझे इनसे मालूम हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी जिम्मेदारों की भी है, आपको ये तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो क्या सरकार सो रही थी? केंद्र राज्य दोनों सरकारों के लिए सवाल था, और ऐसे में कुल मिलाकर आतंक की चुनौती जो बहुत बड़ी है भारत के सामने, उसका हल यही है कि राजनीति से ऊपर उठकर मिलजुल कर इस बड़ी चुनौती का सामना किया जाए।